इट इज इंटरेस्टिंग कि कैसे ये सब चीजें अपने दिमाग में जन्म लेती है। इस तरह की बातें, उसका मैं सोचता हूं कि कैसे ये हुआ होगा। तो मुझे यही लगता है कि बहुत सालों तक मैं जीवन विद्या को समझने का मैंने प्रयास किया, मध्यस्थ दर्शन। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी व्यापक की, व्यापक सत्ता, जिसको हम स्पेस का नाम दे सकते हैं। तो उसमें वो नागराज जी का एक प्रतिपादन था कि हर इकाई इसमें भीगी है, इसमें डूबी है और इससे घिरी है, ये व्यापक सत्ता से। तो वो उसका एक समझाने के लिए कहा जाता था कि जैसे आप एक पत्थर को इमेजिन करें कि वो पानी में डूबा है, तो वो पत्थर के चारों तरफ वो घिरा हुआ भी है और वो डूबा हुआ भी है। अब वो आप इमेजिन करिए कि वो पत्थर नहीं है, वो एक रुई का यू नो रुई है। तो रुई भी घिरी हुई है चारों तरफ से, और वो डूबी हुई भी है, और उसके अंदर भी वही चीज है, तो वो उससे भीगी हुई भी है। तो वो इस तरह की बात करते थे कि हर इकाई, एवरी यूनिट इन इज इमर्स्ड इन स्पेस। उसके अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, चारों तरफ स्पेस है। और वो इसी को सब प्रथम सत्य की का मानते थे कि ये एक सच्चाई है। और ये बात में मुझे बहुत दम लगा, इसका अनुभव तो नहीं है, और यहीं से शायद उसका सूत्रपात हुआ जो मैं अब सोचता हूं। क्योंकि मुझे जो एक परेशानी थी मध्य दर्शन से, मेरी परेशानी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मैं इस ये अधिकारी नहीं हूं कि मैं दर्शन में कोई खोट निकालूं। लेकिन जो मेरी परेशानी थी दर्शन से वो ये थी कि इसमें अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता जो मुझे हर समय दिखाई देती है, और मुझे लगता है हर एक को दिखाई दे सकती है अगर वो देखे तो, कि हम अनिश्चितता, हम सर्वव्यापी है, सार्वभौम है, वो हर समय है, उसकी पॉसिबिलिटी हर समय है, हर जगह है, बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है, वो वाली बात। तो ये जो जिसको हम लोग आम भाषा में होनी अनहोनी इन शब्दों से बोलते हैं, अंग्रेजी में बोला जाता है देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी इतनी थोड़ी सी दूर में कप को आप उठाकर अपने होठों तक ले जाएं, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोगों को दिख सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है ऑफ एनीथिंग हैपनिंग। जैसा आप जैसा एनविसाज कर रहे हैं, आप जैसा एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगला क्षण कैसा होगा, वो वैसा ना हो कि कुछ और हो सकता है, और उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। ये आपको थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं तो ये बात की सत्यता दिखाई देती है, मुझे दिखाई देती है। और ये मुझे मामूली बात नहीं लगती, ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। क्योंकि इससे मैंने इस बात को जोड़ा कि गीता का जो वो श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि आप कर्म करिए और परिणाम पे आपका अधिकार नहीं है। तो इसको अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने बोला है। अब मैं ये मानता हूं कि ये एक सत्य का प्रतिपादन है उस श्लोक में, वो उपदेश नहीं है। आमतौर पे उसको उपदेश की तरह लोग लेते हैं कि भाई कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो, तो ये एक उपदेश की तरह लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये सत्यता का, ट्रुथ का एक प्रपोजल है। उसमें आशय यह है कि ऐसा ही है, आप परिणाम की चिंता करोगे या ना करोगे, उससे परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि यू कैन डू ओनली सो मच। जो होना होता है, जो अनफोल्डिंग होती है, जिसको परिणाम कह दीजिए,
जो परिणाम आते हैं उसमें जिसको लगता है कि ये करने वाला है, वो मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है, जो करने वाली एजेंसी है उसका लिमिटेड रोल है, उसका उस पर अधिकार नहीं है, यानी वो उसको डिटरमिन नहीं करती है जो होता है उसको। जो होता है वो अपने आप बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसका प्रूफ मेरे लिए ये है कि अनिश्चितता इज ऑल परवेसिव। तो मैं ये गीता के उस श्लोक को और या उस प्रतिपादन को और अनिश्चितता को जोड़ के देख पा रहा हूं, और तभी मुझे वो बात समझ में आती है। और इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो ये समझ में आता है कि हम लोग जो ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं, वी आर ओनली डूइंग सो मच। हमारा जो करने का जो क्षेत्र है वो बहुत लिमिटेड है, और जो होता है उसमें बहुत सारे नॉन अननोन फैक्टर्स, जो मैं पहले भी कहा। तो इन अ सेंस फिर मुझे ये बात उससे समझ में आई कि हमारे यहाँ दो शब्दों का उपयोग हुआ है, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो उपादान कारण इज द फंडामेंटल कॉज, और निमित्त कारण है इंसिडेंटल, जिसमें एक से अधिक कॉजेज हो सकते हैं, एक से अधिक कारण हो सकते हैं। तो मैं जब कोई चीज करता हूं तो आई एम एट बेस्ट अनिमित्त कारण, उपादान तो मैं नहीं हूं। ये बात भी समझ में आती है। तो अब ये पूरे जो मैंने कहा, अगर इसको आप पूरे को लो, और इसमें फिर ये तभी समझ में आती है जब आप अनिश्चितता देख पाते हैं। नाउ एक बात तो इसमें ये नहीं, तो ये मेरे को डिस्टर्ब करता था जब मैं जीवन विद्या को समझने का प्रयास कर रहा था उस समय में, कि ये जो अनिश्चितता है ये इतनी ओमनी प्रेजेंट है, सार्वभौम है, हर समय रहती है, और फिर भी इसको हम लोगों ने उसमें उसको स्थान नहीं दिया पूरे दर्शन में। और फिर मेरा ध्यान भी गया, और शायद किसी ने बोला होगा, मुझे ध्यान नहीं है, कि बाबा ने एक शब्द, नागराज जी ने एक शब्द उसमें है उनके पूरे दर्शन में, उसको वो कहते हैं नियति, और उसके साथ एक नियति क्रम भी बोलते हैं। नियति क्रम तो एक अलग तरह से यूज होता है, लेकिन नियति जो शब्द है, ये नियति में ये अनिश्चितता को उन्होंने उसमें उसमें डाल दिया है, ऐसा मुझे लगा। और इसलिए अनिश्चितता की कोई बात नहीं होती, नियति है, ये नियति है, जैसा होना नियति है। तो मुझे लगा कि ये एक तरह से उसको बांध तो दिया उन्होंने एक लॉजिक में, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि इस तरह की चीज को नियति बोलकर आपने उसको बांध दिया। थोड़ा और जब मैं इस पे और ध्यान दिया तो और फिर मैं स्पेस की बात लाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसा कह सकते हैं, हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी है दुनिया में, संसार में, अस्तित्व में, इसको मैं अपने दिमाग से मैं देख रहा हूं, और ये देखने में मैं इस पूरे जो कुछ है उसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं, मोटे मोटे दो भाग में। एक भाग वो जिसको मैं जानता हूं, या मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं, और एक भाग वो जिसको मैं नहीं जानता। ये जिसको मैं नहीं जानता, उसमें वो भी आता है जिसको मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। जैसे कोई साइंस टेक्नोलॉजी की बड़ी बात, कोई जो हो सकता है कि पवन जानता हो और मैं जानता हूं कि मैं वो नहीं जानता। कोई पीएचडी स्टूडेंट है साइंस का, वो कुछ चीजें जानता होगा जो मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है जो मैं जानता ही नहीं कि मैं नहीं जानता। तो दोनों ही, यानी मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि मैं जानता हूं वो भी, और मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं, ये सारे के सारे जो है ये अननोन के क्षेत्र में, अज्ञात के क्षेत्र में आते हैं मेरे लिए। और वैसे ही हम सब लोगों के लिए एक अज्ञात का क्षेत्र है। वो अज्ञात का क्षेत्र जो है, वो मेरा जो अज्ञात का क्षेत्र है और मेरा जो ज्ञात का क्षेत्र है, ये दोनों मिलाकर के सब कुछ है उसमें।
जो भी अस्तित्व में है वो सब कुछ है, और ऐसा ही हम सब के लिए है। लेकिन हम सब के ज्ञात का क्षेत्र थोड़ा 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 अलग है, और हम इसलिए हम सबके अज्ञात का क्षेत्र भी थोड़ा 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 अलग है। एक तो ये बात। दूसरी बात, पूरे कलेक्टिव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी ये बात सत्य है कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी एक ऐसा है जो कि दुनिया के लोग कोई नहीं जानते होंगे, कोई जानते होंगे, लेकिन कलेक्टिवली ये हम कह सकते हैं इतना लोग जानते हैं, ये चीजें जानते हैं। और एक बहुत बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं जानते, और उसका प्रमाण है कि जब जब कोई साइंस की डिस्कवरी होती है, नई चीजें हमको पता चलती है, नए किसी तारे का, स्टार का पता चलता है, किसी नई गैलेक्सी का पता चलता है, तो ये अभी तक अननोन में था और अब ये नोन के क्षेत्र में आ गया। फ्रॉम द नोन टू द अननोन टू द नोन की यात्रा हो गई। दूसरी तरफ भी मूवमेंट है। वो मूवमेंट है कि जैसे व्यक्तिगत स्तर पे हमको बहुत चीजें याद हैं, हम जानते हैं, और हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको भूल जाते हैं, तो वो हमारे विस्मृति में चला जाता है। जो स्मृति में था वो विस्मृति में चला गया, जो नोन में था वो अननोन में चला गया, और जो अननोन में था वो इस तरह। तो दोनों तरफ मूवमेंट है, नोन टू अननोन एंड अननोन टू नोन, एट द इंडिविजुअल लेवल, माइक्रो लेवल, as well as at the macro level, the collective level. इतिहास की बहुत सारी बातें इसमें हम लोग कह सकते हैं, हिस्ट्री की बहुत सारी बातें हम इसमें कह सकते हैं, कि बहुत सारी बातें हमारी, जैसे हम भारत के लोगों के लिए हमारा इतिहास विस्मृति में चला गया है। रविंद्र शर्मा गुरुजी बात किया करते थे कि हम स्मृति जागरण करना जरूरी है, हमको उनको याद करना जरूरी है। जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया तो उनको याद आ गया, वो विस्मृति में था उनके। तो ये एक क्षेत्र है नोन का और एक क्षेत्र है अननोन का, और ये दोनों को मिला के वो सब कुछ है जो होना चाहिए। तो मैं इसको स्पेस से जोड़ता हूं एक तरह से। जो नागराज जी ने जो स्पेस की व्यापक की बात की, उस व्यापक में सभी कुछ है, और उसमें एक छोटा सा हिस्सा नोन का है, ज्यादा बड़ा हिस्सा अननोन का है। और ये अननोन जो है, इसमें से जब नोन में आता है, कुछ उधर से इधर आता है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अननोन छोटा नहीं होता। अननोन इनफाइनाइट है, अनंत है, असीमित है। नोन और अननोन मिला के भी असीमित है, लेकिन अननोन अपने आप में असीमित है, और वो इनफाइनाइट है। उसमें से कुछ वहां से नोन में भी आता है तो भी उसको में कोई फर्क नहीं पड़ता। नोन का क्षेत्र जो है वो फाइनाइट है। सो नोन फाइनाइट है, अननोन इनफाइनाइट है, नोन और अननोन मिला के इनफाइनाइट है। ऐसा मुझे एक विजुअलाइजेशन होता है, एंड एनीवन कैन डू इट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ध्यान देंगे तो सभी को ऐसे दिखाई देता है। तो एक तरफ मुझे ये लगा कि द स्पेस इज नथिंग बट दिस, नाउ कमिंग टू जो पहले अपनी बात हो रही थी, कि ये जो अनिश्चितता है, जब तक ये मैनिफेस्ट नहीं होती तब तक ये कहाँ रहती है? क्या ये अचानक पैदा होती है, या इसकी एक रियलिटी है, इसकी एक इज इट ट्रूथ और इज इट अ इल्यूजन? So I feel it is true. It falls in the category of truth. It is there. It's omnipresent. You can see it in the sense you can, it's palpable. Now, वो जब दिखाई कभी कभी मैनिफेस्ट करती है हमारे नोन के क्षेत्र में, कभी कभी मैनिफेस्ट करती है नोन के क्षेत्र में। जब मैनिफेस्ट नहीं होती तो ये कहाँ रिसाइड करती है? So I can say it resides in the realm of the unknown. And sometimes it manifests in the realm of the known. So it is like the unknown is knocking at you that I am there, don't forget me, And that reminder is coming through this thing which we call uncertainty. So uncertainty is nothing but a manifestation of the unknown, or a reminder of the unknown into the known from time to time. Now, I'm not saying uncertainty is bad or good. It is वो इस पे लगाने की जरूरत नहीं है. You winning a lottery ticket or you having an accident, both are
uncertain, both are uncertainty. Many things happen in our lives which is chance accident to meet someone. कभी अचानक किसी से मिल गए और वो जो मुलाकात है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हम उसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम बोलते हैं उससे मेरा जीवन बदल गया। किसी टीचर, कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई मित्र, इत्यादि इत्यादि, मतलब तरह तरह से ये है। तो ये एक मुझे लगा कि ये जो बात मैं कह रहा हूं, यानी अज्ञात, अननोन और अनसर्टेनिटी, ये पूरा का पूरा नागराज जी ने इसको बांध दिया एक शब्द में, उसको नियति का नाम दिया। तो उससे हो क्या गया कि जो हम जैसे लोग थे वो उससे क्या, वो मैं ये मानता हूं कि नागराज जी को जितना ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान शायद वो बता ही नहीं पाए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों की पात्रता नहीं थी। ये मेरी मान्यता है, मैं इसको बहुत जोर नहीं दूंगा इस बात पे, ऐसा मेरा एक अंदाजा है। क्योंकि कभी कभी उनसे जेम्स के बारे में बात हुई थी, ये जो ज्योतिष के बारे में और जेम्स के बारे में, तो उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया था, मुझे पूरा याद नहीं है, कि बहुत कुछ है ऐसी विद्याएं जिनके बारे में वो जानते हैं लेकिन उसकी ज्यादा बात नहीं करते। तो इसकी भी बहुत सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं करते। कभी कभी उनकी बातों से निकल आता था, जैसे कि कभी कभी उनकी बातों में आता था कि वो दूसरे क्या कहें, दूसरे लोकों का उन्होंने दर्शन किया है, और कभी कभी उनकी बातों से ये निकलता था कि वो अपने गुरु के साथ दूसरे लोकों को देख के आए हैं। वो कभी कभी कहते थे एक साइकिल ऐसी बन सकती है जो कि हवा में चले, बिना किसी पेट्रोल और या किसी अलग तरह की ऊर्जा से संचालित हो। तो ये बातें हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन ये बातें, इस तरह का आदमी मिथ्या नहीं बोलता है, ये मेरा विश्वास है। अगर वो मिथ्या नहीं बोलता है और ये बोल रहा है, वो हमको कुछ समझ में ही नहीं आए तो उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसको ये मान के चलना चाहिए कि ये बहुत सारी चीजों की बातें उन्होंने बहुत खुल के इसलिए नहीं की कि हम लोगों को वो बहुत ही एक एसोटेरिक वर्ल्ड में ले जाती, और इसलिए उसका कोई लाभ नहीं होता आमतौर पे। इसलिए उन्होंने इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व हम लोगों के सामने नहीं दिया। कभी कभी इनर सर्कल में बैठे बैठे गप लगाते लगाते ये बातें बोल जाते थे, बट उसको इतना तो उसको हम लोगों को फैक्टराइज करना होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं उनको समझ में आई हो, उन्होंने अनुभव किया हो, जिसको वो हम लोगों को इसलिए बताने से बचे क्योंकि हम लोगों की पात्रता नहीं थी। सो ये क्योंकि उन्होंने नहीं बताया इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये मानना गलत होगा। ये एक मेरा मानना है। तो उसी क्रम में उन्होंने ये जो अनिश्चितता और अज्ञात में जो कुछ उनको पता होगा उसकी बात न करके उन्होंने उस पूरे को बांध दिया नियति में, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। तो ये मेन बात है। और इसके वजह से एक एक अगेन मतलब बहुत क्या कहूं, ये ब्लास्फेमी नहीं है, मतलब मैं अनादर के भाव से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरा उनके प्रति बहुत 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 आदर है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि शब्दों की सीमा है। दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द होता है जिसको नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, जो दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके शब्द होते हैं जिसको हम पॉइंट आउट करके किसी को भी दिखा सकते हैं। दूसरे शब्द होते हैं जो कॉन्सेप्ट के शब्द होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाले शब्द हैं उसको हम दिखा नहीं सकते, उसको सबको अनुभव ही करना पड़ेगा। नागराज जी का जो बड़ा एक हम लोगों पे उपकार हुआ वो ये कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट शब्द हैं, नागराज उनमें
और जो जो ऑब्जेक्ट के शब्द हैं उन दोनों को ही वस्तु का नाम दिए। यानी कॉन्सेप्ट के शब्द भी वस्तु को इंगित कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के शब्द भी वस्तु को इंगित कर रहे हैं। यानी सेंसोरियल चीजों को और जो चीजें उनको भी उन्होंने चीज ही कहा, वस्तु ही कहा, जो सेंस के परे है। ये एक, आई थिंक दिस इज रेवोल्यूशनरी। मुझे नहीं पता और किसी फिलोसफर ने इस तरह की बात की होगी, मैं तो फिलोसफी ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, पर मेरे लिए तो ये विस्फोटक चीज है जितना मैं इस पे सोचता हूं कि दोनों को वस्तु का नाम दिया। इसका मतलब दोनों ही रियल है। वस्तु इज इन द सेंस, वस्तु इज इक्वल टू रियल। वस्तु, वास्तविकता, ये दोनों में भेद नहीं है। वास्तविकता का की वस्तु, वास्तविकता एक ही चीज है। इट्स अ रियलिटी, इट्स नॉट फिक्शन, इट्स नॉट इल्यूजन, ये भ्रम नहीं है। तो जो शब्द कॉन्सेप्ट वर्ड्स हैं, दे आर ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ अ रियलिटी। ये अगर एक बार हम स्वीकार करते हैं तो मैं ये मानता हूं हमारी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि फिर इसमें यह नहीं होगा कि भाई मैं इस शब्द से कुछ और समझ रहा हूं, आप इस शब्द से कुछ और समझ रहे हैं। ये जो, और इससे फिर इसको एक्सटेंड करते करते जो आज की आधुनिकता में ये कहा जाता है कि सबका अपना अपना सच होता है। क्योंकि इसकी स्वीकार्यता नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट वर्ड है वो एक रियलिटी को इंगित कर रहे हैं। इसकी स्वीकार्यता न होने की वजह से यहां तक वो एक्सटेंड करके ले गए कि सबका अपना अपना सच होता है। नागराज जी जो कह रहे हैं कि नहीं, सबका सच अपना अपना नहीं होता, सच रियलिटी तो एक ही है, उसको आप कुछ और मान सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप घोड़े को गधा मान लीजिए और आप उस पर विश्वास कर लीजिए कि ये गधा ही है, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन इससे वो घोड़ा नहीं, घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा फिर भी। तो वो रियलिटी विल स्टे एज इट इज। नाउ फॉर पीपल लाइक अस इट्स अ चॉइस दैट आप अपने परसेप्शन को, अपनी दृष्टि को ही सब कुछ मानते हैं और आप बोलते हैं इसके आगे कुछ नहीं है, या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि रियलिटी तो एक ही है, आपको रियलिटी अलग अलग दिखाई दे सकती है क्योंकि आपकी दृष्टि में दोष है, और वो दोष अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का दोष है, एक जैसा दोष नहीं है। किसी को घोड़ा गधा दिख रहा है, किसी को हाथी दिख रहा है, किसी को खरगोश दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है। क्योंकि ये जो दोष है वो यूनिक है। ये बीमारी जो है सब में दृष्टि में ही दोष है, लेकिन वो दोष में थोड़ा थोड़ा भिन्नता है, इसलिए परसेप्शन अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये मॉडर्निटी इसको कहती है कि सबका अपना अपना सत्य होता है। नाउ मेरे लिए ये बहुत उपकार हुआ नागराज जी का, क्योंकि मुझे इस बात में दम लगा। क्यों दम लगा इसको मैं नहीं जान सकता, ये हो सकता है मेरे पुराने संस्कारों की वजह से, क्योंकि ये तो सबने सुना होगा। किसी ने इस बात को स्वीकार किया, किसी ने नहीं किया होगा। मैंने स्वीकार किया, क्यों किया इसका कोई तर्क नहीं है मेरे पास, नागराज जी ने भी कोई तर्क नहीं दिया, पर मुझे ये स्वीकार हुआ। और क्योंकि ये स्वीकार्य हुआ इसलिए मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई। I mean, it gave me some kind of an anchoring, a stability, because reality is one. This is the biggest stable anchor. Reality is not, मतलब धुलमुल नहीं है, एक ही है रियलिटी। आप उसको देख पाए न देख पाए, इस पे आपको काम करना है। तो मेरे लिए एक तरह से अगर इसको कहें लक्ष्य, तो ये लक्ष्य तय हो गया कि मैं मुझे अपनी दृष्टि को साफ करना है ताकि मैं रियलिटी को जैसा है वैसा देख पाऊं। दूसरी बात ये धीरे धीरे समझ में आई कि हाउ वुड आई नो दैट आई एम सीइंग इट द वे इट इज। तो उसमें भी हमको दिखाई दिया अपने अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए कि ये फैकल्टी मेरे अंदर है और हरेक के अंदर है कि हम जब चीजों को एक जैसी है वैसा देखते हैं, तो वो देखने का जो अनुभव है
वो उस अनुभव से अलग है जब हम उसको अन्यथा देख रहे होते हैं। यानी घोड़े को जब घोड़ा जैसा ही देखेंगे तो वो जो अनुभव होता है वो उससे भिन्न है जब हम घोड़े को गधे या हाथी जैसा देख रहे हैं। जब घोड़ा घोड़े जैसा दिखाई देता है तो हमको एक विश्वास आता है। कहां से आता है? आई कांट से, कि हाँ ये ऐसा ही है। और इसी के साथ एक ये विश्वास आता है कि अगर अरुण या हर्ष या पवन इसको देखेंगे तो उनको भी ऐसा ही दिखाई देगा। और पवन और हर्ष और अरुण को तो मैं जानता हूं, लेकिन एक अननोन XYZ भी इसको देखेंगे तो उनको ऐसा ही दिखाई देगा। ये मेरे को विश्वास आता है। लेकिन जब मैं घोड़े को हाथी जैसा देखता हूं तो ये विश्वास नहीं आता है। और इसका एक सीधा सीधा उदाहरण देता हूं। इसी से मुझे ये समझ में आया कि ट्रुथ एंड ओपिनियन आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। विचार अलग कैटेगरी है, अलग कोटि है, और सत्य अलग कोटि है। सत्य वो है जो सबके लिए एक जैसा है। विचार जो है सबके अलग अलग हो सकते हैं। विचार अच्छे हैं, विचार बुरे हैं, ये एक बिल्कुल अलग। अच्छे विचार भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। वो पर विचार सत्य नहीं। सत्य का पुट हो सकता है, सत्य पे आधारित हो सकता है, परंतु सत्य नहीं है। फिर भी विचार में भिन्नता होना असंभावी है, होना ही है ही। वो ऐसी ही वस्तु है जैसे दृष्टि अलग अलग सबकी है, जैसे पसंद सबकी अलग अलग है, प्रेफरेंसेस सबकी अलग अलग है, प्रवृत्तियां सबकी अलग अलग है, लेकिन सत्य एक ही है। और जब सत्य दिखाई देता है तो एक ही जैसा सबको दिखाई देता है। ये पूरी की पूरी जो मैं अभी कह रहा हूं, ये इसका पूरा श्रेय मैं नागराज जी की शिक्षा को देता हूं, जो मुझे मतलब उसमें कुछ जैसा मैंने कहा कि कुछ और भी था कि मेरे को ये स्वीकार्य हो गया, कईयों को नहीं होता वो स्वीकार्य। तो इसमें कुछ और फैक्टर रहे होंगे कि क्यों मुझे स्वीकार हो गया। आई कैन नॉट क्लेम कि वो कैसे हुआ, दैट मुझे उस पर थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन दिस इज वेरी सीरियस, यू नो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि ये हमारे सोचने, समझने, अनुभव करने की प्रक्रिया पे हम लोगों को, मुझे लगता है कि और ध्यान देने की जरूरत है, और इस पे बहुत सारा रिसर्च करने की जरूरत है। इसकी कोई लैब की जरूरत नहीं है। दिस इज, वी कैन ऑल, ईच वन ऑफ अस कैन डू इट ऑन आवर ओन, एंड it may help if we discuss our own experiences with each other, because this is one of the major issues of this our present times, because modernity is claiming that there is no truth, and this is the most dangerous thing which is happening. और बाकी युद्ध हो रहा है, आतंक, धोखेबाजी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, वो एक तरफ है, परंतु ये जो बात है जो मैं कह रहा हूं ये दूसरी तरफ है। जब तक ये टैकल नहीं होगा वो सब वैसे ही होते रहेगा। So we need to do some solid research into how the workings of our mind. इस पे बहुत लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमको उनसे इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है, और हमको अपने में पूरा विश्वास रखते हुए इसको बिल्कुल मूल रूप से सोचने की जरूरत है, विदाउट getting influenced by modern theories of psychology, because they don't have this kind of understanding in the West. You know, this is the uniqueness of this country. ये भूमि की यूनिकनेस है कि हम लोगों को इतनी बड़ी बात इतनी साधारण तरह से मिल जाती है, वो लोगों को इसके लिए बहुत सारे जन्म देने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी भूमि में ये नहीं है। और मैं ये जिंगोइस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कोई नेशनलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये एक तरह की सच्चाई की बात कर रहा हूं। तो कमिंग बैक टू अज्ञात इज देयर, अज्ञात से ज्ञात की ओर यात्रा होती ही रहती है, लेकिन एक धीमा यात्रा ज्ञात से भी अज्ञात की होती रहती है। दिस इज अ कांस्टेंट मूवमेंट। अज्ञात से ज्ञात की यात्रा होने के बावजूद भी ये मान लेना कि अज्ञात पूरा ज्ञात हो जाएगा, ये बहुत धृष्टता होगी। ये
I think this is blasphemy. It is not going to be possible. It is not possible. और इसमें कोई डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है. इसको सम्मान देने की जरूरत है इस पूरी बात को. इसमें आप कमजोर नहीं होते, इसमें आपको वो नहीं लगता, इसमें आपको जो आप हैं उसका ज्ञान होता है. दैट यू आर नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल. आप जो हैं वो हैं, और उसमें कोई ना दुखी होने की और ना गर्व करने की बात है. बस ये ऐसा ही है. And it is beautiful because you can see the movement, and this movement is अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये बहुत खूबसूरत मूवमेंट है. तो मतलब मैंने अपनी बात ज्ञात की और अनिश्चितता की बात मेरे समझ में कर ली. और इसमें मेरा जो समस्या है, हाँ, एक बात और जो समस्या विद्या से थी वो ये कि ये अनिश्चितता को क्योंकि उन्होंने एक शब्द में डाल दिया और अज्ञात को एक शब्द में, नियति में डाल दिया, इसकी वजह से जो संप्रेषणा हुई, एक ज्ञानी आदमी जब अपनी बात को संप्रेषित करता है अज्ञानियों को, जिनकी पात्रता वहां तक नहीं है, तो और वो एक आदमी को नहीं कर रहा है, वो संप्रेषित हजारों लोगों को कर रहा है. वो हजारों लोगों की भी पात्रता में फर्क है. ये आदमी एक है और ये आदमी अपनी बात बोल रहा है. वो बात ये हजार लोग, क्योंकि वो अलग अलग पात्रता के लोग हैं, वो हजार लोग अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं, वो एक तरह से ग्रहण नहीं करते. ये भी एक कम्युनिकेशन की सच्चाई है. एक ही बात जब वो आदमी 1000, 2000, 5000 लोगों को बोल रहा है, वो 5000 लोगों की पात्रता अलग अलग है, इसलिए वो पात्र जो ग्रहण हो रहा है वो अलग अलग तरह से ग्रहण हो रहा है, वो एक तरह से ग्रहण नहीं हो रहा. ये हमारा भ्रम है कि अगर एक बात बोली गई है तो सब कोई वैसे ही उसको ग्रहण करेंगे, सब कोई वैसे ही सुनेंगे. ये हो सकता है. हमने ए कहा, 1000 लोग ए ही सुने, ये पॉसिबल है. लेकिन उसका जो अर्थ वो निकालेंगे वो सब लोग एक ही जैसा निकालेंगे, ये नहीं होता. अलग, सब अपना अपना अर्थ अलग अलग निकालते. तो नागराज जी के साथ भी ये बात हुई है कि ये जब उन्होंने अनिश्चितता को अलग रख दिया और इसको अलग रख दिया, और दूसरी बात उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया फैमिली पे, जो कि अच्छी बात है. परंतु 100 साल पुराना फैमिली या 70 साल पुरानी फैमिली, 70 साल पहले जो परिवार होता था और आज जो परिवार होता है, वो परिवार कहने को तो दोनों को हम एक ही संज्ञा से संबोधित करते हैं. उसको भी परिवार बोलते हैं, इसको भी परिवार बोलते हैं, लेकिन ये दो इकाइयां बिल्कुल अलग अलग तरह की है. 70 साल पहले वाला जो परिवार था और आज का जो परिवार है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. वो परिवार 70 साल, 80 साल, 100 साल पुराना परिवार एक समाज का हिस्सा हुआ करता था. पहली बात, वो एक कुटुंब का हिस्सा और एक समाज का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी जड़ें वहां जहां वो रहते थे उस भूमि से उसका जुड़ाव था. उसका जीविका उसके समाज और उस भूमि से जुड़ी हुई थी. वो परिवार के लोग नौकरी पेशा लोग नहीं थे. ज्यादातर वो लोग अपना धंधा करते हो, चाहे वो जूता बनाते हो या व्यापार करते हो, चाहे वो लोहा बनाते हो या शिक्षा देते हो, जो भी कुछ करते हो, वो नौकरी नहीं करने वाला समाज था. वो परिवार नौकरी नहीं करने वाला समाज था. आज का परिवार अधिकतर नौकरी करने वाला परिवार है. नंबर 1, वो परिवार समाज का हिस्सा था. आज का परिवार समाज से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समाज ही नहीं है. शहरों में बसा हुआ जो लोग हैं उनको तो समाज का ABC भी नहीं मालूम है. जो गांव में है वहां भी गड़बड़ हो गई है. ज्यादातर जीवन विद्या में आने वाले लोग शहरी लोग हैं. ज्यादातर जो गांव में भी बसे हैं उनका भी समाज में बहुत सारी टूटन आ गई है. ज्यादातर लोग नौकरी पेशा लोग हैं. ज्यादातर लोग
एकल परिवार, मतलब पति पत्नी और बच्चे, इस टाइप का परिवार है। ज्यादा से ज्यादा दादा दादी होंगे तो होंगे, यानी 6 से 8 सदस्यों का परिवार आज का परिवार है। 70 साल पहले में उस परिवार में 25-30 लोगों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कहने को वो भी परिवार, कहने को ये भी परिवार, लेकिन ये दोनों परिवार में कई आयामों में ये फर्क है। ये दोनों को एक ही नाम से संबोधन करने से भ्रम फैलता है। ये नहीं है वो परिवार। जो नागराज जी के शास्त्रों में परिवार है, वो परिवार बड़ा परिवार है, 3-4 पीढ़ी का परिवार है। उसमें बहुत सारे भाई बहन एक साथ रहते हैं, शादीशुदा वाले भी, और उस परिवार की जो उसका संबंध वो उस समाज का हिस्सा है। हालांकि नागराज जी ने वो समाज की डेफिनेशन भी अलग कर दी, उसको समाज नहीं कहते, समूह कहते हैं, वो अलग बात है। हम लोग, मैं जो समाज कह रहा हूं वो कह रहा हूं उस इकाई को कह रहा हूं जहां के लोग एक प्रकार की मान्यताओं को करीब करीब एक प्रकार की मान्यताओं, एक प्रकार की बोली भाषा बोलने वाला है, एक प्रकार के आर्किटेक्चर में रहने वाले, मकानों के आर्किटेक्चर करीब करीब एक जैसा है, रीति रिवाज करीब करीब एक जैसा है, त्योहार करीब करीब एक जैसे हैं, उनके लाइवलीहुड के तरीके उनकी भूमि से जुड़े हुए हैं। वो नौकरी पेशा समाज नहीं है। वो लोग एक तरह के मान्यताओं को मानने वाले भी हैं। अलग अलग धर्म के भी होंगे तो भी मान्यताएं करीब करीब एक जैसी होंगी। और उन दोनों का, वो लोग एक इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी है, उसमें लेन देन है। वो एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है कि हमको दूसरे से मतलब नहीं है, मतलब है। वो उसको मैं समाज कह रहा हूं, उसको नागराज जी कुछ और नाम दें भले ही, मैं जो कह रहा हूं वो ये। तो ये जो परिवार जो नागराज जी के शास्त्रों में है, वो उस समाज से जुड़ा हुआ परिवार है। आज वो समाज नहीं है। इसलिए ये परिवार जो आज है, इसको आज अगर हम परिवार कह देते तो वो बात गड़बड़ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। वो जो पूरा साहित्य है उसको फिर से हमको एग्जामिन करना चाहिए, और जहां जहां परिवार है उसको इस लाइट में देखना चाहिए कि नागराज जी का वो वाला 70, 80, 100 साल पुराना परिवार को अगर हम सेंटर स्टेज रखते हैं तो कैसा फैलाव होगा, और आज के परिवार को रखेंगे तो कैसा फैलाव। क्योंकि आज के परिवार को और उस परिवार में हम भेद नहीं करते, तो होता क्या है, इट गोज टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म। मॉडर्निटी का जो खूंटा है, आधुनिकता का जो खूंटा है, वो खूंटा इंडिविजुअलिज्म पे टिका हुआ है। आज की डेमोक्रेसी इंडिविजुअलिज्म पे टिकी हुई है। आप हर एक व्यक्ति मताधिकार देता है, अपने मत का अधिकार उसका इस्तेमाल करता है। परिवार नहीं, एक एक व्यक्ति। पत्नी अलग दे सकती है किसी को, और पति किसी और को, और बच्चे किसी और को, और दादा दादी किसी और को। ये इंडिविजुअलिज्म पे खड़ा है आज का डेमोक्रेसी, आज का गवर्नेंस सिस्टम, आज की न्यायपालिका। पति और पत्नी के झगड़े दोनों इंडिविजुअल ट्रीट होते हैं। ये गलत सही की बात में मत पड़िए, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि आज की पूरी व्यवस्था इंडिविजुअलिज्म पे टिकी हुई है। कोर्ट ऑफ लॉ परिवार को स्वीकार नहीं करेगा, इंडिविजुअल को स्वीकार करेगा। पुलिस इंडिविजुअल को स्वीकार करेगी। आज की व्यवस्था इंडिविजुअल को स्वीकार करेगी। आज की पढ़ाई लिखाई में इंडिविजुअलिज्म व्याप्त है। आज के बाजार को इंडिविजुअलिज्म सूट करता है, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें कंपटीशन होता है, बिक्री ज्यादा होती है। परिवार टूटता है तो बाजार को फायदा होता है। एक परिवार के 4 परिवार बनते हैं तो सीधा सीधा उसका असर बाजार पे पड़ता है, बाजार में बिक्री बढ़ती है। तो आज की शासन व्यवस्था और आज की बाजार व्यवस्था, दोनों को इंडिविजुअलिज्म भाता है, और दोनों को ही समाज सुहाता नहीं है। ये बात को हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए जब परिवार की बात होती है जीवन विद्या में, तो वो परिवार वो छोटी सी इकाई है जो कि जिसका अलाइनमेंट आज के इंडिविजुअलिज्म से हो जाता है। उसका अलाइनमेंट उस परिवार से नहीं होता जिसकी जड़ें समाज में है, जहां पे इंडिविजुअलिज्म को अच्छा नहीं माना गया, इंडिविजुअलिज्म को
इनकरेज नहीं किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है उस समाज में। अगेन, अच्छे बुरे में नहीं पड़े, एक बार पहले बात के कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी गलती शायद हो रही है, क्योंकि मैं जितना ऑब्जर्व करता हूं, ये मुझे शुरू से डिस्टर्ब करता था कि ये जो बात हो रही है परिवार की, ये तो इंडिविजुअल्स पे ही जाकर के टिक जा रही है। तो ये जो यानी जो नागराज जी का प्रतिपादन है, और जो सुनने वाले लोग, ये जो 1000 लोग जो सुनते हैं, अपने अपने ढंग से उसको सुनते हैं, उसकी उस परिप्रेक्ष्य में आप ये परिवार की बात को देखिए। तो मैं ये मानता हूं कि दिस इज प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म, जी आज के दिन जीवन विद्या इन अ डिफरेंट गार्ब। इट इज इसका कहीं कोई झगड़ा मुझे दिखता नहीं मॉडर्निटी से। एक और बात जो इसमें होती है, वो इसमें एक तरह का, अब तो थोड़ा कम हो गया, और उसमें शायद मैंने थोड़ा बहुत रोल प्ले किया। शुरू में बहुत ज्यादा मैं बात कर रहा हूं 90 के आखिरी के दशक में, जब मैं जुड़ा हूं 99 के आसपास जीवन विद्या से, उससे लेके अगले 1-2 साल में, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा मखौल उड़ाया जाता था शिविरों में परंपरा का, रीति रिवाजों का, इत्यादि इत्यादि, और साइंस का महिमा मंडित होता था, जो कि आज का पढ़ा लिखा आदमी भी वही करता है। और मैंने इस पे थोड़ा सा टीका टिप्पणी करनी शुरू की, इसलिए करनी शुरू की, मैंने बोला भारतीय समाज तो ऐसे ही गिरा पड़ा है, आप इसको और थप्पड़ मार रहे हो। ये पहले से ही बेचारा डिफेंसिव है कि हम लोग तो सब गड़बड़ थे, हमारी रीति रिवाज गड़बड़ है, हम लोग तो अंधविश्वासी है, और आप इसको और प्रमोट कर रहे हो। ऐसा मत करो भाई। तब थोड़ा उसमें कमी वो हुई, क्योंकि मुझे लगता है गणेश जी ने उस बात को, हमारी बात को उनको ठीक लगी, और शायद उसकी वजह से ये हुआ। खैर, इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी इनएडवर्टेंटली हम ये जीवन विद्या अपने आप को साइंटिफिक, वैज्ञानिक, तर्कसंगत, रैशनल बताती है विली नीली, और परंपरा को अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन, दकियानुसी, ये सब बताती है। इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्य समाज से प्रभावित लोग आते हैं, और आर्य समाज जो है उसकी उत्पत्ति ही इस बात से हुई, जितना मैं समझता हूं, मैं ज्यादा नहीं जानता, फिर अगर गलती है तो क्षमा करें। आर्य समाज की इस तरफ अपने पंजाब और उत्तर भारत में, और ब्रह्म समाज बंगाल में, ये दोनों इसी चीज से निकले थे कि ये इस मानसिकता से कि हम लोग साइंटिफिक नहीं हैं, और हाँ नहीं, हम लोग भी साइंटिफिक हैं, लेकिन ये ऊपर में कचरा कचरा आ गया है, हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज और ये सब आ गया है, अब हम इसको सबको साफ सूफ कर करके हम ये बताएंगे कि हम कितने साइंटिफिक हैं, हम भी साइंटिफिक हैं, तो सब परिष्कृत कर देंगे और सब बोल। तो वहां ब्रह्म समाज खूब फैला, वह बंगाल के जितने एलिट क्लास था, वो अपने धर्म को छोड़ के ब्राह्मण समाज बन गया। ये उससे कोई नहीं छूटा, मतलब रविंद्रनाथ का परिवार हो, राजा राम मोहन राय हो, चाहे माइकल मधुसूदन हो, उस टाइम के जितने बड़े लोग आप नाम ले लीजिए, बल्कि मुझे लगता है कि कभी कभी शायद इसका कोई इन्फ्लुएंस स्वामी विवेकानंद पे भी हो। बचा लिया बंगाल को किसने? एक आदमी ने, वो थे परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने बचा लिया, क्योंकि वो रैशनैलिटी की बात नहीं करते थे, और वो ऐसा आदमी था जिसको कोई मतलब उनसे अछूता कोई रह ही नहीं सकता था, वो इतना बड़ा आदमी था, है ना। उसको पागल भी लोग बोलते थे, उसको समझ भी नहीं पाते थे, पर इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर पाता था कि ये आदमी तो संत है, महात्मा है, कुछ है ना। तो उन्होंने बचा लिया। इस रैशनैलिटी से, इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की आंधी से बंगाल को अगर किसी ने बचाया तो रामकृष्ण परमहंस ने बचाया, ये 19वीं शताब्दी में। पर मैं कह ये रहा हूं कि बंगाल एक तरफ अंग्रेज
और दूसरी तरफ ये जो अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस से ये जो हम लोगों में हीन भावना के प्रतिकार में ब्रह्म समाज निकला, कुछ उस तरह की बात यहाँ पे पंजाब और उत्तर भारत में आर्य समाज के ने किया कि अपने को साइंटिफिक बताने की बात। ये जरूरत क्या है? आप में अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको जरूरत क्या है बताने की कि हम साइंटिफिक हैं या नहीं है? हम हैं। अभी वो कांतारा देख के आइए, मुझे इसीलिए वो पिक्चर अच्छी लगी कि उसमें कोई मतलब बात वो ना एक्सप्लेन करता है, ना अपोलोजाइज करता है, ना कोई रैशनलाइज करता है, ऐसा है फुल कॉन्फिडेंस। और ना कोई बहुत अपने को बोल के मैं दूसरों से अच्छा हूं, ये भी नहीं है। दिस इज सहज कॉन्फिडेंस, अमेजिंग। ये इसलिए मुझे वो पिक्चर पसंद आई कि उसमें कितना सहज मैं कभी देख इस तरह की चीज दिखाई ही नहीं देती है। तो ये जो सहज कॉन्फिडेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Arya Samaj and Brahmo Samaj both were not like this. No, they were coming out of a certain reaction that we too are scientific. So now जीवन विद्या का जो असर होता है, वो जो 1000 लोग जो सुनते हैं, घोड़े को सुनकर के अपनी अपनी घोड़े की तस्वीर बनाते हैं, वो लोग में क्या होता है, इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। नहीं तो अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। जब जो लोगों ने ब्रह्मो समाज बनाया वो कोई गलत इंटेंशन से नहीं बनाया, उन्होंने गलत इंटेंशन से नहीं बनाया। वो जो अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, उनकी ये अपने बारे में आत्म छवि नहीं थी। वो लोगों ने बहुत अच्छे इंटेंशन, वो तो हिंदू धर्म को बचा रहे थे बेचारे। ब्रह्मो समाज अलग बना, अलग धर्म बना, लेकिन एक तरह से वो एक अपने आप बचा रहे थे कि क्रिश्चियनिटी के ऑनस्लॉट से बच जाए। ये कुछ इस तरह की बात विद्या में हो रही है, इसको देखने की जरूरत है। तो मैं ये इंडिविजुअलिज्म से बचना, अगर हमको भारत को या संसार को भी बचाना है, तो मैं ये मानता हूं कि वी नीड टू सी इंडिविजुअलिज्म फॉर व्हाट इट इज, हाउ पॉइजनस एंड हाउ हार्मफुल इट इज, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस। क्यों स्पेशली बोल रहा हूं पीपल लाइक अस? बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल। इस धरती में वो सब कुछ है जो इस संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इस धरती की मिट्टी में है। ये मैं इमोशनल होके नहीं बोल रहा हूं, ये पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं। वो लोगों के पास दे आर हैंडीकैप्ड, उनके पास नहीं है, और उस पोटेंशियल को हम लोग खत्म कर रहे हैं बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्निटी बीइंग इंडिविजुअलिज्म। और ये चीज हम विली नीली उसी चीज को अगर हम प्रमोट करेंगे, या हम इसी चीज को प्रमोट करेंगे, दिस साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो ढकोसला है उसको हम प्रमोट करेंगे, या रैशनैलिटी का जो ढकोसला उसको प्रमोट करेंगे, तो हम फंस जाएंगे। विच इज नॉट टू से कि साइंस इज बैड, विच इज नॉट टू से कि रैशनैलिटी इज बैड, बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस। एंड व्हाट उसका जो वही पात्रता वाली बात की जो सुनता है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने बहुत लंबा बोल दिया, तो आई विल फिनिश हियर।